Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the second video of body fluids and circulation. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हार्ट के डिफरेंट सेक्शन. लास्ट क्लास के अंदर हमने हार्ट का डायग्राम बना लिया था. आई होप आपने प्रैक्टिस जो है वो भी कर ली होगी. इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स देखेंगे हार्ट के डायग्राम की. सो आई ऑलरेडी मेक टू डायग्राम. एक फ्रंटल व्यू है, एक जो है इंटरनल व्यू है. फ्रंटल व्यू यानी कि बाहर के सरफेस से कैसे दिखाई देता है. फर्स्ट हार्ट का हमें पता होना चाहिए हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है. हार्ट हमारे मेडिटेरियन रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक बीच में. लेकिन ये स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे, तो इसकी एक नोच होती है, वो बाहर की साइड होती है. तो हार्ट की एक तो नोच है, ठीक है, जिसको हम एपिक्स कहते हैं, और इसका एक बेस होता है जो कि फ्लैट है. तो यानी हार्ट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है. हार्ट बड़ा कितना होता है, अराउंड 1 फीट जितना जो है वो बड़ा होता है. कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन जो है करता रहता है. अगर हम हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट के पहले सरफेस के बारे में देखते हैं. हार्ट को अगर बाहर से अगर देखोगे तो हमें ये डॉटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलने लग रही है. इसको हम कहते हैं सल्कस. सल्कस का मतलब क्या है? सल्कस का मतलब ग्रू है. ग्रू यानी कि एक डिप्रेशन. देखिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल. 2 एट्रियम के बीच में भी जो है एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, एक छोटा सा जो है ग्रू होता है, जिसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल ग्रू या फिर सल्कस. उसी तरीके से जब वेंट्रिकल बननी स्टार्ट होती है तो इन वेंट्रिकल के बीच में भी एक डिप्रेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू. एवी का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर और ग्रू का मतलब एक छोटी सी डिप्रेशन है यहाँ पे. एंड फिर यहाँ बीच में एक डिप्रेशन है और यही डिप्रेशन पीछे की तरफ है, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस. अगर आगे की तरफ है तो एंटीरियर, तो एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस. और अगर इसके पीछे की तरफ करें तो पीछे की तरफ भी है, तो यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है. तो टोटल मिला के हमने देखा यहाँ पे जो हार्ट का जो सरफेस है वो एज सच फ्लैट नहीं है, उसके अंदर कुछ डिप्रेशन है जिनको हम सल्कस या ग्रू जो है बोलते हैं. इसमें 2 आर्टरी के 2 जो एट्रिया है उसके बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, 2 वेंट्रिकल के बीच में है, और कुछ यहाँ पर सल्कस जो है वो प्रेजेंट है फॉर द कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या है? पहले तो ये आप डायग्राम देखिए. इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है? ये तो रेड कलर में दिखा रखा है, ये भी रेड कलर में दिखा रखा है, एंड ये भी रेड कलर में जो है दिखा रखा है. मैं कुछ चीजें और रेड कलर में दिखा दूं. एक मैं इसको जो है और रेड कलर के अंदर दिखा दूं. ये वैसे है क्या? ये है हमारा आयोर्टा, जो कि हमारी ब्लड को लेके जाता है. तो दिस इज आयोर्टा. तो आयोर्टा जो है वो ब्लड वेसल रिलीज करता है, एक इस साइड और एक इस साइड. तो एक पाथवे जो है वो ध्यान रखना है, जो हार्ट की मसल के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई करता है. उस पाथवे के अंदर हम देखेंगे कि जो आयोर्टा है वो ब्लड वेसल 2 रिलीज करता है. 2 कौन सी है? एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे. कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड पे गई राइट कोरोनरी आर्टरी, जो लेफ्ट साइड के अंदर गई लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. और ये कोरोनरी आर्टरी फिर चली जाती है हार्ट की वॉल के पास, और हार्ट की वॉल के पास में जाने के बाद ये उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई करती है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो ले लेती है. और फिर उसके बाद में आ जाता है ये राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेन. कोरोनरी वेन से कोरोनरी सल्कस, और कोरोनरी सल्कस से फिर वापस राइट एट्रियम. तो एक पाथवे है. उस पाथवे के अंदर हमने देखा कि ब्लड आयोर्टा से होता हुआ लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, फिर हार्ट वॉल के पास चला जाता है, ऑक्सीजन जो है वो दे देता है, CO2 बदले में जो ले लेता है, फिर राइट लेफ्ट कोरोनरी वेन के अंदर चला जाता है, और वेन से सल्कस के अंदर. अब सल्कस जो है वो तो एक ग्रू है, तो उसी ग्रू के अंदर जैसे मैंने यहां पर दिखा रहा है डॉटेड, तो ये तो डिप्रेशन है. तो एक्चुअल में तो क्या होगी, वहां पर एक ब्लड वेसल होगी, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस.
इस सल्कस के अंदर साइनस है। साइनस थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो हमारी ब्लड वेसल है उसके। एंड फिर उसके बाद में राइट एट्रियम के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट है उसके सरफेस के ऊपर कई सारी ब्लड वेसल डली हुई हैं, और जो कई सारी ब्लड वेसल है उसके द्वारा हार्ट की वॉल को ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो डॉटेड लाइन के अंदर जो मैंने दिखा रखा है वो क्या है, वो तो सल्कस हो गया, ठीक है। एंटीरियर साइड पे है तो इंटरएट्रियल सल्कस, और अगर पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर इंटरएट्रियल सल्कस। और जो मैंने ये यहाँ पर ब्लड वेसल का नाम दे रखा है, तो लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इस साइड पे है तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी का मतलब ही यही है हार्ट की वॉल के ऊपर सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, ठीक है। अगर हम सरफेस पे और देखें तो यहां पर हमें कई सारी ब्लड वेसल जो है वो देखने को मिलेगी। एक ये ब्लड वेसल है बड़ी सी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो डिवाइड होने लग रहा है दो पार्ट के अंदर। तो एक ये क्या बना देगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक ये क्या बना देगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी यानी जो ब्लड लेके जाए। अगर हम यहां पर देखें तो पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग, यानी ये लंग के पास जाएंगी। हमारे पास दो लंग है तो दो लंग के लिए जो है दो अलग अलग ब्लड वेसल है। आयोर्टा को देखिए तो आयोर्टा एक तो ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, तो ये इसका असेंडिंग पार्ट हो गया, तो ये इसका असेंडिंग, ये आर्क, और ये अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ आयोर्टा जो है वो आया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आयोर्टा। आयोर्टा में देखें तो तीन ब्रांच जो है वो निकली हुई है, एक दो और ये तीन। तो कुछ का जो है मैंने नाम पहले से ही लिखा हुआ है, अब वो नाम देखते हैं, नाम क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। एक तो मैंने लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी का नाम ले रखा है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है उस साइड जो आर्म होगी वहां पर ये सर्कुलेट करेगा। एक मैंने दे रखा है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, तो राइट मेरा ये साइड है, तो इस साइड ब्लड वेसल की सप्लाई जो है इस आर्टरी के द्वारा है वो की जाएगी। ये दो बीच में बच गए, तो एक है राइट कैरोटिड कॉमन आर्टरी और एक है लेफ्ट कैरोटिड कॉमन आर्टरी। कैरोटिड वर्ड जहां पर आ जाए उसका मतलब आप समझ लीजिए क्योंकि वो कहां पर जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा, तो इसकी सप्लाई कहां पर होगी, हमारे ब्रेन के अंदर होगी, ठीक है। तो यहां से दो ब्लड वेसल जाती है आर्टरी की और वो हमारी ब्रेन तक पहुंचती है। लेफ्ट कैरोटिड कॉमन आर्टरी, राइट कैरोटिड कॉमन आर्टरी, ठीक है। इसी तरीके से हैंड्स के लिए सब क्लेविकल आर्टरी जो है वो जाती है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और सारी ब्रांच किससे निकलने लग रही है, आयोर्टा से। तो आयोर्टा की हमने कई सारी ब्रांच देख ली कोरोनरी आर्टरी के अंदर, एंड ऊपर हमारे कैरोटिड और सब क्लेविकल के अंदर, ठीक है जी। हमारा ये पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, और दो ब्लड वेसल यहाँ पे है, दो यहाँ पर है, तो दो ये जो हैं इनको कहते हैं पल्मोनरी वेन। चूंकि राइट साइड पे है तो इसी वजह से हम इसको कह देते हैं राइट पल्मोनरी वेन। दो इस साइड है, हम इनको कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो दो तो पल्मोनरी आर्टरी है और दो और चार जो है पल्मोनरी वेन है, यानी कि दो बड़ी बड़ी आर्टरीज आती है हमारे लंग के अंदर और बदले में पर लंग दो दो वेन जो है वापस हार्ट के पास आ जाती है। जब ये चार आती हैं तो चार जो मर्ज कहां पर होती है, ये इस कॉलम के अंदर, यानी कि इस चैम्बर के अंदर। और ये चैम्बर कौन सा है, ये चैम्बर हमारा राइट एट्रियम। तो इस राइट एट्रियम के अंदर कितनी ओपनिंग होगी, चार ओपनिंग होगी, 1 2 3 और 4।
चार ओपनिंग है, और चारों ओपनिंग किसकी है? पल्मोनरी वेन की है। दो राइट पल्मोनरी वेन की और दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन की। ठीक है, तो यहां से ब्लड आ चुका है। एंड फिर उसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ अगर देखते हैं, यहां से अगर आप नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे वेंट्रिकल आ जाते हैं। तो अगर हम सरफेस व्यू के ऊपर अगर दोबारा से अगर ध्यान करें, तो सरफेस व्यू के अंदर हमारा और कौन सा पार्ट बचा हुआ है? एक पार्ट हमारा ये बचा हुआ है, ये। तो नीचे की तरफ जो ब्लड वेसल आई हुई है, हम उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा, और जो ऊपर की तरफ है उसको क्या कहेंगे? सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा यानी कि एक बड़ी वेन है जो ऊपर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है। इंफीरियर वीना कावा यानी कि एक बड़ी वेन है जो नीचे के रीजन से जो है डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, और वो लाएगी कहां पर? ये लाएगी इस पोर्शन के अंदर। ये पोर्शन हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर दो ओपनिंग आ गई, किस किस की? एक तो इंफीरियर वीना कावा की और एक सुपीरियर वीना कावा की। तो सुपीरियर वीना की ये रही और इंफीरियर वीना कावा की ये रही। ठीक है, ये एक ओपनिंग और दिखा रखी है। अब ये ओपनिंग किसकी है? देखिए, यहां से जो आर्टरी गई थी, फिर उसके बाद में वापस वेन भी तो आएगी, एंड कोरोनरी साइनस जो है वो कहां पर आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो ये जो ओपनिंग है वो किसकी है? कोरोनरी सल्कस की, यानी कोरोनरी साइनस की है। तो कोरोनरी साइनस की जो है एक यहां पर ओपनिंग हो गई। ठीक है जी, इतना क्लियर है? सरफेस व्यू जो है हमारा क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वैसे तो कैसे पूछोगे। ठीक है, अब हम थोड़ा इंटरनल व्यू जो है वो देखते हैं हार्ट का। हार्ट के अंदर चार चैम्बर है, और हार्ट के अगर हम सरफेस के ऊपर बात करें तो हार्ट जो है उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर हमने कहा था कि दो लेयर जो है वो पाई जाती है। एक ऊपर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और एक अंदर वाली है जिसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। यहां पर विसरल पेरिकार्डियम जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये जो रीजन है वो विसरल पेरिकार्डियम का है। इसके ऊपर जो है एक फ्लूइड होगा, और फ्लूइड के ऊपर जो है एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर इसके बीच में हार्ट की वॉल है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल, और अंदर की जो लेयर है उसको हम कहेंगे एंडोथीलियम। जो एंडोथीलियम है उसके अंदर कई सारे रिजेस है, कुछ स्ट्रक्चर जो है इससे बाहर निकली हुई हैं, यानी कि सरफेस कोई कॉमन सा नहीं है, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ जगह है, थोड़ी सी एक्सटेंशन जो है वो बाहर निकले हुए हैं। हम उसको बोलते हैं कोलुमने कार्ने। एंड इनके बीच में जो स्पेसिस हो गया हम उसको कहते हैं फिशर। ये वेंट्रिकल है, कौन सी वेंट्रिकल होगी? लेफ्ट साइड के अंदर है, तो ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारी राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में जो है एक सेप्टम जो है वो दे रखा है। जो ये सेप्टम है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम यानी जो सेपरेट करता हो, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर हम यहां पर देखें तो जो कोलुमना कार्ने है उसके साथ में कुछ मसल जुड़ी हुई है, जिन मसल को बोलते हैं हम पेपिलरी मसल। और पेपिलरी मसल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? कोर्डे टेंडनी। कोर्डे टेंडने अटैच है किनके साथ में? दो फ्लैप है जिनको हम वाल बोलते हैं। तो जो राइट साइड पे वाल होते हैं उन वाल को बोलते हैं हम बाइकस्पिड, और जो राइट साइड पे है उनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वाल हो गई और बाइकस्पिड वाल हो गई। वाल का जनरली काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना, यानी कि पानी या फिर ब्लड जो है
आगे की तरफ बढ़ेगा लेकिन पीछे की तरफ जो है कभी नहीं जाएगा। ठीक है, क्या इनके अंदर भी वॉल होती है? यस, इनके अंदर भी वॉल है, इसके अंदर भी वॉल है और इसके अंदर भी जो है वॉल है। इनका क्या क्या नाम है? क्योंकि ये कोरोनरी का है तो इसी वजह से इसको कह देते हैं कि यहां पर जो वॉल होगी उसका नाम है कोरोनरी वॉल। और यहां पर जो यानी कि सुपीरियर वेना कवा है, यहां पर जो वॉल होती है हम उसको बोल देते हैं ईस्टेचियन वॉल, और के अंदर वॉल नहीं होती। अब ये क्या पोर्शन है? तो ये पोर्शन लेफ्ट राइट हैंड साइड का है और ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। यहां पर भी वॉल है और यहाँ के जो वॉल है तो 3 मून शेप के स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो वॉल होती है उनका इकट्ठा एक नाम दे रखा है जिसको कहते हैं हम सेमी लूनार वॉल। हमारी जो 2 एट्रिया है उसके बीच में जो सेप्टम है, उस सेप्टम के अंदर एक स्पेस जो है वो पाया जाता था जब बच्चा जो है फिटस के अंदर होता था। तो उसको हम बोलते थे फोरमैन ओवेल। फोरमैन ओवेल ये क्या है? एक होल है बिटवीन 2 एट्रिया एट फिटल स्टेज। फिटल स्टेज के अंदर है, नहीं तो वैसे नहीं है। बाद में जो है वो स्पेस जो है वो फिल हो जाता है एंड वो जो है ओवेल के अंदर जो है कन्वर्ट जो है हो जाता है। ठीक है, अगर हम वॉल्स की अगर बात करेंगे तो इनकी वॉल जो है वो थोड़ी पतली है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो इसकी वॉल जो है वो मोटी है। तो यानी कि लेफ्ट साइड की वॉल जो है वो ज्यादा मोटी है और यहाँ की जो वॉल जो है रिलेटिवली पतली है। मोटी होने का एक बड़ा कारण यही है क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या? अयोर्टा। और जो अयोर्टा है वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पास करता है, तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है और जब प्रेशर ज्यादा लगता है तो इसी वजह से इनकी वॉल जो है रिलेटिवली ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें एट्रिया की भी वॉल इनसे मोटी है और वॉल की मोटी होने की वजह से यहाँ का स्पेस रिलेटिवली कम है और यहाँ का स्पेस रिलेटिवली ज्यादा है। यानी कि राइट वेंट्रिकल का लूमेन ज्यादा बड़ा है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का लूमेन कम है। सेम विद द एट्रिया, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है और ये थोड़ी सी पतली होती है। कारण यही है कि वॉल जो है इनकी ज्यादा बड़ी होती है। आई होप आपको ये जो है पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर होने लग रही है, अगर ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली पंप करने लग रहा है, तो पंप ये हो किस वजह से रहा है? तो अगर हम इसके बारे में जाने तो हमें एनाटोमिकली कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलती है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर अगर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर होने लग रही है तो उसका कारण क्या है? इसके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो होने लग रही है। तो ऐसा क्या है हार्ट के अंदर जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है करता है? कौन इसको स्टिमुलेट करता है? तो इसके यहां पर एक मॉडिफाइड हार्ट की मसल है जिसको बोलते हैं हम एस ए नोड। एस ए नोड का मतलब क्या है? साइनो एट्रियल नोड। हम इसको अलग से पेस मेकर जो है वो भी बोलते हैं क्योंकि इसी नोड की वजह से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की स्टिमुलस जो है इसको मिलते रहती है। और जब ये स्टिमुलस को आगे सेंड करती है तो स्टिमुलस जाती है एक दूसरी नोड के पास। यहां पर एक दूसरी नोड है, इस नोड का नाम है ए वी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको हम इन अदर वर्ड पेस सेटर भी बोलते हैं, पेस सेटर।
तो यानी कि हार्ट किस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे नोड के ऊपर। लेकिन एक बार स्पीड तय हो गई फिर कंटिन्यूअसली वही होता रहेगा, ये कौन तय करता है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो करता है। फिर उसके बाद में यहां सेप्टम से जो है कुछ बंडल जो है वो बाहर निकलते हैं, जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और जो बंडल ऑफ हिस है उससे फिर दोनों साइड फाइबर जो है वो निकले हुए हैं। जो पूरी की पूरी वेंट्रिकल जो है उसको कवर किए हुए हैं। अब चूंकि ये पूरी की पूरी वेंट्रिकल को कवर किए हुए तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है करवा देते हैं। हम इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है किसकी वजह से, एक नोड की वजह से जिसका नाम है एसए नोड। ठीक है, चूंकि हार्ट एसए नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट की बात का मतलब क्या है, मायो का मतलब है मसल। मसल के अंदर जो एक्साइटेशन है वो जनरेट करती है किसके द्वारा, ऐसे नोड की द्वारा। तो इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है। लेकिन जैसे एनिलीड है, कॉकरोच है, उनके अंदर भी हार्ट पाया जाता है। तो क्या उनके अंदर भी ऐसे नोड पाई जाती है, नहीं। उनके अंदर क्या पाया जाता है, जो ब्रेन है वही स्टिमुलस डालता है एंड उसके बाद जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या अगर हम अपने हार्ट को अपनी चेस्ट से निकाल के अगर बाहर भी रख दे और प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन देते रहे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, भले ही ब्रेन का कोई सिग्नल उसके पास आए या ना आए, ये ऑटो एक्साइटेडली काम जो है करता रहता है। तो यानी कि हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क है जिसके द्वारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लग रहा है, उसमें सिग्नल स्टार्ट होता है ऐसे नोड से, वो जाता है किसके पास, एवी नोड के पास, और एवी नोड से उसके बाद जाते हैं बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस से फिर उसके बाद ये परकिंजे फाइबर के अंदर चला जाता है एंड हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है वो करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट की। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीटिंग। तो रेगुलेशन का मतलब है कम करना ज्यादा करना। तो कम ज्यादा कैसे हो सकता है, तो उसका एक तो न्यूरल कंट्रोल है। तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर जो मेडुला ओब्लंगेटा है उसके अंदर दो सेंटर है, एक है कार्डियो एक्सीलरेटर और एक है कार्डियो इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी जो स्टॉप करे यानी कि कम करे, एक्सीलरेटर यानी कि जो बढ़ा दे। तो इसके लिए दो अलग से सिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके लिए होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो उस टाइम पे कार्डियो इनहिबिटर जो है वो एक्ट करता है और स्लो डाउन कर देता है, और जो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तब एक्सीलरेट कर देता है, यानी हार्ट बीट जो है वो ये बढ़ा देता है। अगर हम और देखें तो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। दो हमारे इंपोर्टेंट हार्मोन है, 10th क्लास में भी आप उनको पढ़ के आए हो। 10th क्लास में उनका नाम था एड्रेनालिन, यहां पर आप पढ़ते हो उसको एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग से कुछ हार्मोन भी है, जैसे कि थायरोक्सिन है भाई। तो थायरोक्सिन को कौन सिक्रेट करता है, बता सकते हैं थायरोक्सिन को? थायरोक्सिन को सिक्रेट करने वाला ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है ना। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सिक्रेट करता है, और जब थायरोक्सिन सिक्रेट होता है तो जो मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हार्ट बीट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो 3 तरीके से रेगुलेट होने लग रहा है। बाकी कुल मिला के दो ही चीज है, एक हार्मोनल एक न्यूरल। न्यूरल के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक यानी कि जब
काफी ज्यादा काम करना हो, ठीक है, जब आप एक्साइटेड काफी ज्यादा होते हो उस टाइम पे एक्ट करता है। रेस्ट डाइजेस्ट के अंदर ये काम करता है, तो ये स्लो डाउन जो है कर देता है। अब देखा भी होगा, जब आप सोते हो तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपकी जो हार्ट बीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप हार्मोन के अंदर देखें तो एड्रेनलिन है और थायरोक्सिन है, ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को जो है बढ़ा देते हैं। एक डायरेक्टली बढ़ाता है, एक जो है इनडायरेक्टली बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं हम पल्स की। पल्स क्या है? पल्स डायरेक्टली क्या है भाई, कि जब ब्लड यहां पर आता है और यहां से जब ब्लड यहां पर जाता है, तो ब्लड जो यहां से गया इस आर्टरी के थ्रू बाहर जाता है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसको हम पल्स बोलते हैं। ठीक है, पल्स क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी है। जनरली जो है मसल के बीच में जो है, या फिर स्किन के काफी डीप जो है प्रेजेंट होते हैं। वे हालांकि ऊपर की तरफ होते हैं, उनके अंदर प्रेशर जो है नहीं होता। हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लग रहा है, ये हम बीट से ही पता कर लेते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो डॉक्टर जो है वो या तो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट देखते हैं, नहीं तो हाथ लगा के यहाँ पे पल्स जो है वो चेक कर लेते हैं। जितनी पल्स होगी उतना ही हार्ट बीट जो है होगा, क्योंकि पल्स बनती उतनी है जितना ब्लड जो है पंप होने लग रहा है। अब ब्लड एक बीट के अंदर कितना पंप होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। हमारे एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला है। वैसे कार्डियक आउटपुट को डिफाइन हम कैसे करेंगे कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड हार्ट जो है पंप कर सकता है। ब्लड पंप्ड बाय हार्ट फॉर 1 मिनट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी होती है। तो 1 मिनट के अंदर जो हार्ट बीट है वो अराउंड 72 टाइम्स होती है। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि एक बीट के अंदर कितना ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। तो एक बीट के अंदर जो ब्लड है वो पंप होता है कितना, 70 ml। तो एक बीट पे 70 ml हुआ तो 72 टाइम्स कितनी बार हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट गुणा में ब्लड पंप इन 1 मिनट। तो 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो आ जाएगा 7×14 50 ml। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5 लीटर, लगभग 5 लीटर जो ब्लड जो है वो पंप हो जाता है हमारे हार्ट से 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में 5 लीटर, बहुत ज्यादा काम करने लग रहा है ना हार्ट, और कभी भी रेस्ट लेता नहीं है। तो व्हाट इट मींस, इसकी जो पावर जो है वो काफी ज्यादा है। एक बीट को वैसे डिफाइन हम कैसे करते हैं? एक बीट का मतलब क्या है? 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब 1 कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं इसको सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। तो यानी कि एक बीट का, एक हार्ट बीट का मतलब क्या है? 1 सिस्टोल प्लस में 1 डायस्टोल। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसके अंदर आती है कार्डियक साइकिल। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 हार्ट बीट, और 1 हार्ट बीट का मतलब है 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल तो एट्रिया भी करता है। एक्चुअल में हार्ट जो है वो एक डबल पंप है, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और जो वेंट्रिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी। तो इस वजह से जो कार्डियक साइकिल है उसके अंदर 3 स्टेप या 3 फेजेस जो है वो आ जाते हैं। एक्चुअल में तो एक साइकिल है, इस साइकिल के अंदर 3 फेज आ जाते हैं। एक एट्रिया का सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का है। दूसरा है वेंट्रिकल का सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का है।
और एक है जॉइंट डायास्टोल जो कि 0.4 सेकंड का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्रियल जो सिस्टोल है उसके अंदर क्या होता है। तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या होगा कि यहाँ का जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आता रहेगा। व्हाट आर दीज, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है और जो ये पल्मोनरी वेन है, और जो पल्मोनरी वेन का ब्लड है वो कहां पर आ जाएगा, एट्रिया के अंदर आ जाएगा। इसका ब्लड कहां जाएगा, एट्रिया के अंदर आ जाएगा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना का ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो ब्लड है वो पंप होके कहां पर चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 भाई, जो ब्लड है comes in atria from vena cava and pulmonary vein passes to ventricle during एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, इनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रिड्यूस हो गया, तो जो भी ब्लड इसके अंदर आया था वो कहां पर चला गया, इनके अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होती है कब, जब एट्रिया का सिस्टोल होता है। कितने टाइम के लिए होता है, केवल 0.1 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टोल आता है किसका, वेंट्रिकल का। अब वेंट्रिकल के सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे क्या होगा, वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि जब ये छोटा होगा, तो ब्लड जो यहाँ पर आया हुआ था वो ब्लड अब कहां पे चला जाएगा, ऊपर। और यहाँ का भी जो ब्लड नीचे आया था वो कहां चला जाएगा, ऊपर। क्यों भाई, वापस ऊपर क्यों नहीं गया, यानी कि एट्रिया के अंदर क्यों नहीं गया, क्योंकि जो एक ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो है बंद हो जाती है, एंड जो ये सेमिलुनार वाल्व जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इसका पॉइंट लिखेंगे पहले, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी, एंड लब जो कि लो पिच की होती है। ठीक है, सेकंड, व्हेन वेंट्रिकल, अच्छा और क्या होगा, जो सेमिलुनार वाल्व होगी, सेमिलुनार वाल्व ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोर्टा ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड जो है वो पास हो जाएगा टू, यहां से किसके अंदर चला जाएगा, तो यहां से चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एंड आयोर्टा के अंदर। ठीक है, आई थिंक सभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, नेक्स्ट इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या होगा, तो जॉइंट डायस्टोल के अंदर एक जो सेमिलुनार वाल जो है वो क्लोज हो जाएगी। सेकंड, जब इन्हें क्लोज होगा तो उससे एक साउंड आएगी, डब साउंड, डब साउंड प्रोड्यूस which is high pitch but short lived। थर्ड, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड
एंड जो बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी। फोर्थ भाई, एट्रिया एंड वेंट्रिकल both relax and blood comes from वीना कवा से ब्लड जो है वो आने लग जाएगा, और इसके साथ में जो पल्मोनरी वेन जो है वहां से ब्लड जो है आने लग जाएगा। एक बार थोड़ा सम अप कर दें। सबसे पहले क्या था, एट्रिया का सिस्टोल था। एट्रिया के सिस्टोल से क्या होगा कि एट्रिया के अंदर जो ब्लड था वो पंप हो जाएगा, और पंप होकर कहां पे आ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जो वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगी, और इनके बंद होने की वजह से जो ब्लड जो है वो इसके अंदर पास हो जाएगा, यानी कि राइट साइड के अंदर जो है वो पास हो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट साइड की जो है उसमें पास हो जाएगा आयोर्टा के अंदर। सिमिलर वाल्व जो है ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद जॉइंट डायस्टोल, उसके अंदर एट्रिया भी रिलैक्स हो जाएगी, ये भी रिलैक्स हो जाएगी। जब ये रिलैक्स होगी तो ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगी, ये वाल्व जो है ओपन अप हो जाएगी, एंड यहाँ से ब्लड जो है इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ से ब्लड इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके रिलेटिवली एक और टॉपिक है, ठीक है, ये भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। उसको हम पढ़ते हैं ईसीजी। ईसीजी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। ईसीजी, ईसीजी क्या है, नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसकी टी वेव, क्या वेव, आर एस टी। तो पी क्या हुआ, आर एस टी, ये वेव इसकी होती है। पी जब आती है तो इसका मतलब क्या है, जो एट्रिया है उसके अंदर डिपोलराइजेशन जो है वो हो गई। एट्रिया की डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एट्रिया की डिपोलराइजेशन का मतलब है कि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्या वो आर एस, इसका क्या मतलब है, जो वेंट्रिकल है वो डिपोलराइज हो गई। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और टी वेव का मतलब क्या है, टी वेव का मतलब है जो जॉइंट डायस्टोल जो है वो हो गया, यानी कि जो एट्रिया है एंड वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज जो है वो हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ एक साइड इफेक्ट जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि अगर पी अगर काफी ज्यादा हाई है, तो अगर पी अगर काफी ज्यादा होने लग रही है तो इसका मतलब क्या है, एट्रिया जो है वो इनलार्ज हो गई, यानी कि एट्रिया के अंदर क्या है, कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है। उसके बाद में पी से लेकर आर तक एक डिस्टेंस होता है, क्योंकि पी तो जो है वो हमारा ऐसे नोड के बारे में बताता है, एंड पी आर जो है वो पेस सेटर के बारे में जो है हमें बताता है। तो अगर पेस सेटर का इंटरवल, अगर पेस सेटर का इंटरवल अगर ज्यादा हो गया है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एथ्रियोस्क्लेरोसिस जो है वो हो गया, यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो उसके अंदर जो है आ चुके हैं, एंड प्लाक जो है वो बॉडी के अंदर जो है बन चुका है। फिर हम उसके बाद देखते हैं एस और टी। एस और टी का जो इंटरवल है अगर ज्यादा हो जाए, इंटरवल अगर ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो गई, तो हार्ट की मसल के पास में उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलने लग रही जितनी उसको मिलनी चाहिए, यानी कि एस्कीमिया जो है वो उसको हो गया। टी वेव अगर फ्लैट अगर हो जाए तो इसका क्या मतलब है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। और अगर टी वेव अगर फ्लैट हो जाए, टी वेव अगर काफी ज्यादा अगर बढ़ जाए, टी वेव अगर काफी ज्यादा अगर हो तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम आयन जो है वो एक्सेस के अंदर जो है हो गया। तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक कर दिया करो, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।